कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 में बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है, जो उनकी वॉइस में अवेलेबल है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को जो आजादी मिली वो इसलिए मिली क्योंकि भारतीय सेना के सैनिकों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति नहीं रह गई थी। उन्होंने साफ लिखा है, भारतीय सैनिकों की अंग्रेज सरकार के लिए वफादारी कभी नहीं बदलेगी, ये वो सोचते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की वजह से अंग्रेजों का यह भरोसा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। बाबा साहब अंबेडकर टू इट्स इंटरव्यू टू बीबीसी इन 1955, ये वीडियो में भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने अन्य नेताओं के प्रति क्या बोला उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप स्वयं जाके देख लें। फिर 1956 में पीबी चक्रवर्ती, जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, जिन्होंने तत्कालीन यानी भारत की आजादी के समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली कलकत्ता के दौरे पर थे और उनके साथ 2 दिन वो राजभवन में रहे, वो उस समय गवर्नर थे बंगाल के। उन्होंने आरसी मजूमदार को लिखे अपने लेटर्स में साफ लिखा है कि क्लेमेंट एटली से उन्होंने पूछा कि 1945-46 में तो कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा था, फिर आपने क्यों छोड़कर चले गए? तो उन्होंने कई कारण गिनाए और सबसे प्रमुख कारण गिनाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से जो ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिक थे उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर उन्होंने पूर्ण सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पीबी चक्रवर्ती जी ने कहा, हमने नहीं कहा, उन्होंने गांधी जी के योगदान के बारे में कहा, तो ये अकॉर्डिंग टू पीबी चक्रवर्ती क्लेमेंट एटली सेड मिनिमल। अब मैं आपको उसके आगे की बात बताना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। भारत की आजादी से चंद महीने पहले स्टीफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए थे, उन्होंने 18 जुलाई 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि भारत में अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। यह माहौल 1942 का नहीं है, ना ये 1920 और 30 का है। और वो ब्रिटिश सैनिक, वो भारतीय सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश फौज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी बहुत सेवा की, अब उनके अंदर का वातावरण बदला हुआ नजर आ रहा है। हु इज सेइंग दिस? स्टीफर्ड क्रिप्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन 18 जुलाई 1946। अब आपको और गंभीरता से बताता हूं, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आजादी में किसका बड़ा योगदान था। ब्रिटिश जनरल क्लॉड ऑकिनले 24 नवंबर 1945 को वाइसराय को एक लेटर लिखता है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के विरुद्ध लाल किले में जो ट्रायल चल रहा है इसको रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय सैनिकों में जिस प्रकार का असंतोष पनप रहा है वो बहुत खतरनाक स्तर पर जा सकता है। उसके बाद सेम क्लॉड ऑकिनले, द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, 12 फरवरी 1946 को वाइसराय को दूसरा लेटर लिखता है कि अब वह मैं कह रहा हूं कि हर हाल में ट्रायल रोक दीजिए, अन्यथा वह असंतोष एक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और ठीक 6 दिन के बाद 18 फरवरी 1946 नौसेना में विद्रोह होता है और केवल 3 दिन के अंदर 70,000 सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं, 10,000 सैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 70 नौसेना के नौकाओं और जहाजों पर कब्जा कर लिया जाता है। मुंबई से शुरू होकर बॉम्बे, कलकत्ता एंड कराची, तीनों जगहों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से सारी चीजें निकल जाती हैं और आखिर में जाकर उन्हें सरदार पटेल और नेहरू जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके 28 फरवरी 1946 को वो सैनिक वापस आते हैं और मार्च 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है। तो हम यह भी पूछना चाहते हैं कि किस कारण से आजादी की वो स्थिति बनी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो 30 जून 48 डिसाइड किया था भारत की आजादी, इसीलिए माउंटबेटन 30 जून 48 तक भारत में रहे। ये 15 अगस्त 47 को क्यों छोड़ के चले गए? इसका उत्तर क्लॉड ऑकिनले के करेस्पॉन्डेंसेस में, स्टीफर्ड क्रिप्स के जवाब में और क्लेमेंट एटली के जवाब में है
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की वजह से भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना अब उनके लिए संभव नहीं था। और अब इसमें देखिए हमारे मित्र कांग्रेस के लोग कूद कर बोलेंगे कि नहीं साहब, भूला भाई देसाई, आसिफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जाकर कोर्ट में केस लड़ा था। कब लड़ा? नवंबर 1945। अब जरा आप गौर से सोचिएगा, यही समय है जब ब्रिटिश जनरल एक गोपनीय रिपोर्ट वाइसराय को भेजता है और इस बात का खुलासा आगे भी होता है कृपलानी की किताब में भी, जिसमें वो कहते हैं साहब इसलिए लड़ने वकील बन के गए थे 25 साल के बाद, ताकि उनको समझ में आ गया था कि भारतीय जनता का विचार बहुत अगेंस्ट में जा सकता है। मगर उनकी असलियत क्या थी, यह बात एक कम्युनिस्ट राइटर सुमित सरकार ने लिखा है आसफ अली को कोट करते हुए कि उन्होंने कहा हम लड़ तो रहे हैं नेहरू और हम, मगर आश्वस्त रहिए हम इन सैनिकों को न सैनिक का भत्ता, न सैनिक का सम्मान, न सैनिक की पेंशन और न सैनिक के रूप में बहाल करेंगे। और यही हुआ। 47 के बाद जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उन्हें मुक्त कर दिया गया और युद्ध काल का कोई भत्ता सम्मान कुछ नहीं दिया गया। यानी यह बात साफ समझ में आती है। और फिर मैं कोट करना चाहूंगा जिन लोगों को हो, महात्मा गांधी ने जेल से बाहर निकलने के बाद 29 जून 1944 को कहा पुणे में कि मैं बाहर आया हूं तो मेरे स्वास्थ्य कारणों से मुझे छोड़ा गया है। उन्होंने साफ साफ यह कहा कि इस रिहाई के पीछे मेरी ताकत नहीं है, रिहाई आप लोगों की वजह से हुई है और वर्तमान समय में हम कोई आंदोलन शुरू नहीं कर सकते। 29 जून 1944 पुणे में गांधी जी बोल रहे हैं। मगर कितनी महान क्रांति हुई, अगस्त क्रांति 1942, जिसके के बारे में ये लोग बहुत कहते हैं कि साहब इसकी वजह से वो क्रांति ऐसी थी कि 43, 44, 45, 46 कुछ हो ही नहीं रहा था। 5 साल के बाद उसका प्रभाव अचानक दिख गया। अब मैं कोट करना चाहता हूं, इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942। उसका कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बदल चुकी थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था यही मौका है, मैं ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया? 3 साल वक्त क्यों इंतजार किया? चूंकि 1941 के दिसंबर में पर्ल हार्बर हो चुका था। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से लेकर जापान तक फौज को संगठित करना शुरू कर दिया था और तब तक तो वो टोक्यो में ही थे। इनको डर लगने लगा था कि पूर्वी सीमा से कहीं ऐसा ना हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौजें आएं और भारत को मुक्त करा दें। इसलिए आई कोट द रेजोल्यूशन ऑफ CWC पास्ड ऑन 14 जुलाई 1942। उसमें कहा है कांग्रेस वुड चेंज द प्रेजेंट इल विल अगेंस्ट द ब्रिटेन टू ए गुड विल। देखिए आजादी का कितना गहरा संघर्ष है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो नकारात्मक भाव है उसे सहयोग और सकारात्मक में हम कन्वर्ट करेंगे एंड मेक इंडिया ए विलिंग पार्टनर इनटू ज्वाइंट एंटरप्राइज फॉर सिक्योरिंग फ्रीडम ऑफ द नेशंस एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हम और ब्रिटेन मिलकर दुनिया को, ये लोगों के लिए और भारत के लिए बड़ा अच्छा सकारात्मक वातावरण बनाएंगे। कांग्रेस इज देयरफॉर एग्रीएबल, अब गौर करिएगा, टू स्टेशनिंग ऑफ आर्म फोर्सेज फॉर एलाइज इन इंडिया। इसलिए आपके सैनिक आएंगे, आपकी फौजें यहां रहें, उसके लिए कांग्रेस पूरी स्वेच्छा से समर्थन करने को तैयार है। आगे की लाइन है शुड दे सो डिजायर इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ टू रेजिस्ट जापानीज एंड अदर एग्रेशंस एंड टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प चाइना। भाई साहब ये एग्रेशन में अदर एग्रेशन कौन था जापानीज के साथ? तो ये मूल कारण था जिस कारण से आपने 1931 से लेकर 47 तक कोई आंदोलन नहीं किया और एक ही आंदोलन 1942 में किया। तो मुझे लगता है यहां मैं एक और बात साफ कर दूं, हम कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के ही नेताओं को कोट कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। अब कांग्रेस को तय करना है कि वो अपने राष्ट्रवादी नेताओं के साथ है या ब्रिटिश सरकार के प्रति नतमस्तक होने वाले नेताओं के साथ खड़ी हुई है। अब इतना ही नहीं है,
नेहरू जी के मन में कितना अगाध स्नेह था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कि उन्होंने ये कहा, ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 9 संभवतः वॉल्यूम 9 में है, संभवतः पेज नंबर 575 पे। सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक एक नकारात्मक समूह से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसका गठन और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ हुआ है, यह सिद्धांतहीन है और इसमें फांसीवादी और सांप्रदायिक तत्व शामिल हैं। ये नेहरू जी के उद्भट उद्गार हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका क्या जवाब दिया? कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ नेताजी वॉल्यूम 10 पेज नंबर 10 से 13 तक। मैं पंडित नेहरू से पूछना चाहता हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की नीतियों में उन्हें कहां फांसीवाद और अवसरवाद नजर आता है। मैं जानना चाहता हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का कौन सा सदस्य फांसीवादी है, या मैं उन्हें अवसरवादी कहूंगा कि वे खरगोशों के साथ दौड़ते हुए कुत्तों के साथ मिलकर शिकार करते हैं। आखिर किन्हें फांसीवादी कहा जाए? अब देखिए जो नेताजी कह रहे हैं, किन्हें फांसीवादी कहा जाए? उन लोगों को जो फांसीवादी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, या उन्हें फांसीवादी कहा जाए जो कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व की तानाशाही के साथ खड़े हैं? नेताजी इज कलेक्टेड वर्क वॉल्यूम 10 पेज 10 to 13। अब आइए साहब, जो लोग ये बोलते हैं ना, अब स्वयं नेहरू जी क्या कह रहे हैं और नेताजी क्या कह रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत की सीमा पे 24 अप्रैल को 1942 को वो कहते हैं कि अगर इस ढंग की फौजें आती तो मैं लड़ने को तैयार हूं। यहां के लोगों को हथियार उठा लेना चाहिए, अहिंसा का आंदोलन, बगैर खड़क ढाल के आजादी, मगर अगर नेताजी की फौज आती हुई दिखाई पड़ेगी तो हथियार उठा लेना है, और मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे भी हथियार उठा लेना है। अब उसके बाद नेताजी ने लिखा है कलेक्टेड वर्ड्स में वॉल्यूम 9 पेज नंबर 288 पर, और उन्होंने अपने भतीजे को लिखे हुए पत्र में भी लिखा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से पंडित नेहरू से ज्यादा नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। ये नेताजी बोल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा मुश्किलों में डाला। यदि वो मेरे साथ होते तो मेरे पास बहुत कुछ होता, यदि वो निष्पक्ष भी रहते तो मुझे बहुत ताकत मिल जाती। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने अपने संरक्षकों के साथ, यहां संरक्षक का अर्थ महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुभाष बोस नहीं जीतने चाहिए, पट्टाभी-रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। पंडित नेहरू के खुले प्रचार ने मेरा कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्यों से ज्यादा नुकसान किया। ये 17 अप्रैल 1939 को नेताजी का अमीय बोस के नाम लिखा गया पत्र है। अब मैं एक और उदाहरण कोट करना चाहूंगा, राम मनोहर लोहिया जी और श्री अखिलेश यादव जी बहुत विशेष रूप से ध्यान करके सुने, जिन लोगों ने लोहिया पार्क बनाया था और आज किन लोगों के साथ खड़े हैं। लोहिया जी ने लिखा है कि जो लोग कल्प्रिट ऑफ पार्टीशन थे, भारत विभाजन के गुनहगार थे, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा 1942 में नेहरू की विक्षिप्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। उन्होंने यह सार्वजनिक घोषणा करी कि जापान का मुकाबला करने के लिए लाखों गोरिल्ला तैयार किए जाएं। कौन कह रहा है? राम मनोहर लोहिया जी। नेहरू की यह प्रतिक्रिया कुछ हद तक सुभाष बोस के प्रति ईर्ष्या से प्रेरित थी। तो क्या कहा जा रहा है कि नेहरू जी की यह प्रतिक्रिया सुभाष बोस जी के प्रति ईर्ष्या से प्रेरित थी। यह कौन कह रहे हैं? राम मनोहर लोहिया जी। मुझे लगता है इसके बाद यह साफ समझना चाहिए। और फिर मामला इतना ही नहीं रुका। इसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत आप कहेंगे ना कि हर चीज में नेहरू जी को काहे ले आते हैं। भाई साहब, वो ऐसी चीज है कि पटेल की बात उठेगी तो नेहरू सामने आएंगे, सोमनाथ उठेगा तो नेहरू सामने आएंगे, राम मंदिर उठेगा तो शायद नेहरू सामने आएंगे, सुभाष बोस जी की बात उठेगी तो वो सामने आएंगे, और आज भी उन्हीं के खानदान वाले सामने हैं। तो प्रश्न हमसे नहीं, प्रश्न उनसे होना चाहिए कि आपको जितना अगाध लगाव है उतनी ही अथाह चीजें इसके अंदर से निकलती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, उसके बाद भी जब जब सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान देने की बात हुई, नेहरू जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने 13 अक्टूबर 1952 को पीएमओ की फाइल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से कह रहे हैं कि नेताजी की डेथ हो गई थी, अब कोई आवश्यकता नहीं है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले वो निष्कर्ष ड्रॉ कर लेते हैं कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। जब ये एक डिमांड होती है कि उनकी आईएनए का रेफरेंस 1958 के
कांग्रेस के गुवाहाटी सेशन में लाया जाए तो विरोध करते हुए लिखते हैं इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेताजी की स्टैच्यू बनाने की बात होती है, वहीं जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जाके वो स्टैच्यू बनाई है, तो वो लेटर लिखते हैं हरिदास जी को कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर होगा तो कहीं मणिपुर में देखिएगा, नेताजी की स्टैच्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना ही नहीं होता है, उसके बाद उससे भी अधिक गंभीर बात, नेताजी को सम्मान न देना। और नेताजी की संसद भवन के केंद्रीय हॉल में चित्र कब लगा? 1978 में, जब कांग्रेस का कंटिन्यूअस रूल समाप्त हुआ। उससे गंभीर बात, 1958 में नेताजी के भतीजे चंद्र बोस टोक्यो जाते हैं कुछ सामग्री इकट्ठा करने, ताकि वो नेताजी के संस्मरण में कुछ लिख सकें। तो भारत सरकार से लेटर जाता है 25 अगस्त 1958 को, लेटर टू इंडियन एम्बेसी टू टोक्यो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज एक्टिवली एग्जामिनिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट सुभाष चंद्र बोस ट्रेजर थ्रू जापानीज इंफॉर्मेंट हु क्लेम लिंक्स विद INA। वो कहते हैं इन पर जरा नजर रखिए, जासूसी करिए, ये जापानियों से जाके क्या बात कर रहे हैं। इस प्रकार की बात करना, अर्थात उनके परिवार को सम्मान देना तो दूर, उनकी स्टैच्यू बनाना तो दूर, उनके परिवार के ऊपर जासूसी करते हुए नजर रखना, यह अपने आप में दर्शाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो पुनः मैं कह रहा हूं भारत की प्रथम स्वतंत्र निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख रहे, जिन्होंने सबसे प्रमुख भूमिका, या आखिरी वर्षों में मैं कह सकता हूं, वो तो बड़ा लंबा कालखंड है 1857 से आज तक, आखिरी वर्षों में जो सबसे बड़े आधार बने, उनको न सिर्फ उस चीज को दबाया बल्कि अपमानित करने का, लांछित करने का कार्य भी किया गया और उनके परिवार पर जासूसी भी की गई। तो और इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पीपुल्स वॉर समाचार पत्र में 19 जुलाई 1942 को तमाम प्रकार के नकारात्मक कार्टून बनाए नेताजी के। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं उनको गधा कहा, कहीं तोजो का कुत्ता कहा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आज मैं कम्युनिस्ट पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, भारत की स्वतंत्रता के सेना के सेनानी और जिनका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके प्रति ऐसे अपमान और तिरस्कार के लिए आप लोगों ने आज तक माफी क्यों नहीं मांगी है? जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी 1944 में आजाद हिंद रेडियो के ऊपर नेताजी ने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारी सेना में आकर लोग जो शामिल हो रहे हैं, मगर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भारत में वीर सावरकर जैसे समझदार लोग भी हैं जो भारतीय युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं सेना में आने के लिए, और यही सैनिक मेरी शक्ति बनेंगे। तो अब मुझे लगता है यह बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान किसका था। और मैं पश्चिम बंगाल की धरती के सबसे बड़े गौरव में से एक माने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्त किया 2018 की गणतंत्र दिवस की परेड में, क्योंकि 1943 की आजाद हिंद की निर्वासित सरकार के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो जो हमारे सेनानी उस समय जीवित थे, उन सब को पूर्ण गौरव और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया और उनका सम्मान किया। किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से पूर्व इस ढंग का सम्मान नेताजी का नहीं किया। और वो इंडिया गेट, जहां 1968 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही, और नेताजी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया, तो मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी तो कांग्रेस की ही गोत्र की है, आप भी तो कांग्रेस में ही थे, इतने दिन तक क्यों नहीं याद आया कि नेताजी को वो सम्मान और वो स्थान मिलना चाहिए। और आज भी मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज भी आपके नाम में कांग्रेस है, वो कांग्रेस जिसका हमने इतना चिट्ठा बताया, जिसने नेताजी के साथ क्या क्या नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, नेताजी कांग्रेस के नेता थे, मगर कांग्रेस में जिस परिवार ने किया उस इंडी गठबंधन के साथ आप खड़े हैं। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति
आपके मन में लेश मात्र भी सम्मान है तो तृणमूल कांग्रेस को अपने नाम में से कांग्रेस हटा देना चाहिए। अन्यथा बंगाल की प्रबुद्ध जनता उनको तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी, यानी जड़ मूड़ से उखाड़ फेंकेगी। तो मैं अंत में सिर्फ इन पंक्तियों को कहते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, सुनी थी, कि आजादी के समय कहा गया था कि नेताजी तुम कहां छुपे हो, याद तुम्हारी आती है, भारत के बच्चे बच्चे की भर भर आती छाती है, दिल्ली चलो तुम्हारा नारा देखो पूर्ण हुआ है, परदेसी का भाग्य सितारा पिसकर चूर्ण हुआ है, उल्टे तंबू अंग्रेजों के पड़ी बैर के खाली, तेरी दिल्ली आज मनाती घर घर खुशी दिवाली, सदियों पीछे आज जमाना भारत में आया है, जब अशोक का चक्र पुनः गतिविधि से लहराया है। परंतु उसके सम्मान को इंतजार करना पड़ा। 67 साल तक आजादी के बाद हम लोगों ने प्रयास किया था, अटल जी की सरकार में कुछ चीजें हो नहीं पाई थी, मगर इंतजार करना पड़ा श्री नरेंद्र मोदी जी के आने का। तब मैं कह सकता हूं कि नेताजी ने जिस दिल्ली चलो का नारा दिया था, उस दिल्ली के केंद्र में इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सम्मान के साथ मोदी जी के शासनकाल में आकर स्थापित हुए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? उस विषय के ऊपर हमारा एचआरडी मंत्रालय विचार कर रहा है, और जो तकनीकी दृष्टि से विषय होगा उस विषय पर एचआरडी मंत्रालय विचार कर रहा है, और जो भी युक्ति संबंध निर्णय होगा वो आपको सूचित हो जाएगा। केरल का विषय बहुत ही उल्लेखनीय है कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो इंडी गठबंधन में साथ हैं। केरल में क्या हालात है? कांग्रेस कहती है उसका वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। केरल में उसका वोट किसने चोरी किया? क्योंकि एलडीएफ के बाद यूडीएफ लौट के नहीं आई, कम्युनिस्टों के बाद कांग्रेस लौट के नहीं आई। केरल कांग्रेस के लिए एक यक्ष प्रश्न है। केरल में जहां हमने तिरुवनंतपुरम की नगर पालिका में पहली बार 45 वर्ष का कम्युनिस्ट शासन हटाकर स्पष्ट बहुमत पाया है, वहीं कांग्रेस के लिए एक कसौटी है कि दिल्ली में मोहब्बत और केरल में लड़ाई। अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जनता भली भांति आपके इस दो मुहे रवैये को समझ रही है। दीपक जी। नहीं, ऐसा है कि वो अत्यंत प्रतिभाशाली और इतने अद्भुत ज्ञानवान हैं कि देश विदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज ने उनको बुलाया है भाषण देने के लिए, इधर भी भारत की किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाया है। उनके ज्ञान पर कौन टिप्पणी कर सकता है? वो सिर्फ जी राम जी का नाम लेने में अटक गए, ऐसा नहीं। याद करिए, विश्वेश्वरैया भी नहीं बोल पाए थे, जो भारत के फर्स्ट इंजीनियर थे। और अगर पूरा नाम लेना पड़ जाता, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर याद करिए, वो 2019 के चुनाव में राजस्थान में गए थे और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर अशोक गहलोत की सरकार ने एक योजना शुरू की थी, जिसको एक नहीं वो 3 बार कुंभकर्ण योजना बोल गए थे। अब इतना अद्भुत ज्ञान संपन्न जो व्यक्ति हो, समझे कि भारत में कुंभकर्ण के नाम पर भी कोई योजना हो सकती है, यानी अपने ही नेता का मजाक उड़ा के ओपनली बोल रहे हो, तो और मुझे लगता है, एक कहावत होती है, बगल में छुरी मुंह में राम, पर यहां तो मुंह में भी राम नहीं आ पा रहा है। किसके? जो कहता मैं परम शिव भक्त हूं और कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाने वाला, गोत्र सहित अपना विचार बताने वाला ब्राह्मण हूं। तो मुझे लगता है इस देश ने की जनता ने, मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत इसको न लिया जाए, कैवियट लगा के बोल रहा हूं, पंचतंत्र की कथाएं सुनी हैं, जिसमें बगुला भगत की कहानी सबको पता है और रंगे हुए सगाल की कहानी। फिर मैं कह रहा हूं, इसीलिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, इन दोनों कथाओं से भारत का जन जन शताब्दियों से वो है। और ये कांग्रेस की भगवान राम के प्रति घृणा, तिरस्कार, अवमानना और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का जो संकल्प तमिलनाडु की सरकार ने लिया है,
उसके प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाता है कि जो बुलाने पर राम मंदिर में नहीं गए मगर 3 पीढ़ियां बगैर बुलाए बाबर की कब्र पे गईं और इंडी गठबंधन के राज्य में बाबरी मस्जिद बन रही है और मुंह से राम नहीं निकल रहा है। ये वही राम शब्द है जो महात्मा गांधी के मुंह से निकला था और वो सबसे पवित्र माना गया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस अब गांधी जी की विरासत के दावे का रंच मात्र भी अधिकार नहीं रखती है। पवन जी, पवन जी, देखिए, प्रयाग में इस समय माघ मेला चल रहा है। मौनी अमावस्या के दिन 4,60,00,000 लोग आए और यह प्रयाग हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सब, चूंकि आज सरस्वती पूजन का भी दिन है, हम सब ने, शायद आप लोगों की जनरेशन तक भी यही पढ़ा होगा कि प्रयाग इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। पर वो मिथिकल सरस्वती का रियल पिक्चर, नासा की पिक्चर से लेके जियोलॉजिकल डाटा तक सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है। तो एक नए भारत का नया उदय हो रहा है और वो लोग जिन्होंने भारत के संस्कृति के मान बिंदुओं को नष्ट करने, अपमानित करने की राजनीतिक परंपरा स्वतंत्र भारत में निभाई, संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, शंकराचार्य जी को दीपावली के संध्या वंदन के समय उठाकर गिरफ्तार किया, वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति क्या है। I think there is no if and but, and there is no possibility of any debate on Vande Mataram. Vande Mataram unequivocally and categorically represents the vibrating consciousness of the country, which is reverberating in all the slogans during the freedom struggle. And even today, all the sessions of parliament and all sessions of Bharatiya Janata Party ends with Vande Mataram. And those who are having any objection on those portions of Vande Mataram which has been sacrificed because of the whimsical, fanatic views of Muslim League are those who are still in alliance with Muslim League. तो वो जो उनका हटाया हुआ पोर्शन था, तुमी दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी, this is the essence of India. I would like to ask again to the people of West Bengal, दुर्गा दश प्रहर धारणी में किसको सांप्रदायिकता नजर आती है? This is the thing which brings you entire nation on one compass. जब आप दुर्गा दश प्रहर धारणी कहते हैं तो आपकी जो श्रद्धा है वो वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबा देवी जी से लेकर कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी तक और विंध्यवासिनी तक जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, ढाका की ढाकेश्वरी से लेकर बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक जुड़ जाती है। कोई हिस्सा भले ही आज हमारा राजनीतिक क्षेत्र में ना हो, पर भावनात्मक दृष्टि से भारत का हिस्सा रहता है। जिन्हें भारतीय राष्ट्र की समझ नहीं थी, जो ये मानते थे नेशन इज क्रिएटेड इन 47, दे आर स्टिल लिविंग इन द कॉलोनियल लीगेसी ऑफ दैट मैकॉले माइंडसेट, जिसको अगले 10 साल में हटाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है।